से जुड़े हैं उस परिशिष्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यदि विद्यालय में बच्चों की संख्या 60 है या उससे कम है तो कम से कम 2 शिक्षक वहाँ होने चाहिए। यदि 90 तक है तो 3 होने चाहिए, 120 तक 4 होने चाहिए, उससे ज़्यादा पर 5 शिक्षक होने चाहिए और साथ ही 150 से अधिक बच्चे होने पर 5 शिक्षकों के साथ साथ एक प्रधानाचार्य का होना भी परम आवश्यक है। ऐसी व्यवस्था शिक्षा के अधिकार अधिनियम में की गई। वहीं उच्च प्राथमिक स्तर पर यह भी कहा गया कि प्रत्येक कक्षा में कम से कम 1 शिक्षक हो, एक विद्यालय में उतने शिक्षक हो, कम से कम 35 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक हो, इसका ध्यान रखा जाए। और साथ ही विज्ञान और गणित का 1 शिक्षक होना, सामाजिक विज्ञान का 1 शिक्षक होना और भाषा शिक्षण के लिए 1 शिक्षक का होना, ये 3 क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र चुने गए और ये कहा गया कि इनके शिक्षकों का विद्यालयों में होना परम आवश्यक है जी। और यह भी कहा गया कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यदि बच्चों की संख्या 100 से अधिक है तो वहां एक पूर्णकालिक प्रधानाचार्य के साथ साथ कुछ अंशकालिक शिक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन उनके विषय क्षेत्र स्पष्ट किए गए, जैसे कला शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के लिए और कार्य शिक्षा के लिए। एक और चीज जो महत्वपूर्ण है जिस पर बात की गई है शिक्षा के अधिकार अधिनियम में, वह था कार्य दिवसों की संख्या। एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में कम से कम 1 शिक्षक को 200 कार्य दिवस सुनिश्चित करने चाहिए। साथ ही यदि वह उच्च प्राथमिक विद्यालय है, प्रारंभिक विद्यालय है, 6 से 8 तक की कक्षाएं भी वहां चलती हैं, तो उसमें 220 कार्य दिवस सुनिश्चित होने चाहिए। और केवल कार्य दिवस ही नहीं, कार्य घंटों की बात भी की गई है कि 1 से 5 तक के लिए 800 शिक्षण घंटे और कक्षा 6 से 8 तक के लिए 1000 शिक्षण घंटे एक वर्ष में एक विद्यालय में होने चाहिए और एक शिक्षक प्रति सप्ताह न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे बिताएगा, जिसमें उसके तैयारी के घंटे शामिल हैं। और इसके साथ साथ प्रत्येक कक्षा में खेल सामग्री, क्रीड़ा उपकरण ये भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यदि हम देखें इस तरह से तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों की तैनाती, शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, शिक्षकों के उत्तरदायित्व, शिक्षकों को दी जाने वाली जिम्मेदारियां और जो जिम्मेदारियां शिक्षकों को नहीं दी जा सकती, और साथ ही शिक्षकों के कर्तव्यों पर बहुत विस्तार से बात की गई है जी। आपने काफ़ी विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रारंभिक शिक्षकों के लिए क्या कहता है, उनकी भूमिका को किस तरीके से उसमें उल्लिखित किया गया है। और निश्चित रूप से हमारे शिक्षार्थी जब इसका अध्ययन व अनुशीलन करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम को, तो आपकी चर्चा में आए हुए बिंदुओं का स्मरण उनको होगा। और मैं इसमें एक और बिंदु जोड़ना चाहता हूं। मुझे लगता है कि चर्चा समाप्त करने से पहले एक और पक्ष हमें स्पष्ट करना चाहिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में समावेशन को बहुत महत्व दिया गया, इंक्लूजन को बहुत महत्व दिया गया। और यदि हम जब शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके पहले भाग में ही जहाँ पर परिभाषाएं दी गई हैं, वहीं पर यदि आप देखें वंचित वर्गों के बच्चों की जो परिभाषा दी गई है तो उसको विस्तृत करके, उसको बड़ा करके जो दिव्यांग बच्चे हैं विभिन्न क्षेत्रों के, उनको भी उसमें सम्मिलित किया गया है। और साथ ही जब हम प्रावधानों की बात करते हैं तो उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि किसी भी बच्चे की अशक्तता को आधार बनाकर उसे प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है। आपको उसे विद्यालय में प्रवेश देना ही होगा। साथ ही एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है शिक्षा के अधिकार अधिनियम में, वह है वंचित वर्गों के बच्चों को जो निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं वहां 25% स्थानों पर निःशुल्क प्रवेश के अवसर प्रदान करना। जब से ये अधिनियम लागू हुआ है हमने देखा है तमाम राज्यों में इस प्रावधान पर बहुत विवाद भी हुए हैं, किंतु फिर भी राज्य सरकारों ने यदि प्रयास किए हैं तो ये प्रावधान बहुत प्रभावी ढंग से लागू भी हुआ है। और इसलिए आज इस देश के प्रत्येक निजी विद्यालय को, जो कि मान्यता प्राप्त विद्यालय है, जो सरकार से जिसको मान्यता मिली है, और अब तो केवल मान्यता प्राप्त विद्यालय ही चल सकते हैं। अधिनियम में ये भी स्पष्ट है कि जो विद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है उसको या तो मानक पूरे करके मान्यता प्राप्त करनी होगी या वो विद्यालय बंद कर दिया जाएगा। तो उन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में जो निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं वहाँ पर प्रथम कक्षा में जो 25% स्थानों पर प्रवेश होता है
उन प्रवेशों, उन स्थानों पर केवल वंचित वर्गों के बच्चों को ही प्रवेश दिया जाएगा। वह प्रवेश निःशुल्क होगा और इस शुल्क की प्रतिपूर्ति जो भी स्थानीय निकाय, राज्य सरकार या केंद्र सरकार है वो इसको करेगी। तो इस तरह से शिक्षा के अधिकार अधिनियम में हम देखें, शिक्षक की भूमिका बच्चों के प्रवेश से लेकर बच्चों की योग्यताओं की पहचानने तक, अपने प्रशिक्षण तक, अपने कर्तव्यों के निर्वाह तक, पाठ्यक्रम को पूरी तरह से लागू करने तक काफ़ी विस्तार से लगभग प्रत्येक पक्ष पर इस अधिनियम में चर्चा की गई है। निश्चित रूप से ये एक विस्तृत दिशा निर्देशिका है जिसमें शिक्षकों को क्लियर कट तरीके से समझाया गया, बताया गया कि आपको क्या भूमिका अदा करनी है। डॉक्टर गौरव सिंह जी ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों पर और शिक्षक की उसमें भूमिका किस तरीके से रेखांकित की गई है बहुत विस्तार पूर्वक और बहुत ही सरल शब्दों में समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे शिक्षार्थियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।